नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज आ रही है, परिणाम सीरीज, दिल्ली पुलिस एग्जाम को लेकर के। तो इसमें जो जीएस का सेक्शन है वो मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा, और जीएस में मेरे द्वारा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स बताई जाएगी। साइंस के लिए मैम है, वो अपनी क्लास लेंगी, शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, जल्दी आउट हो जाएगा। तो आज मैं आपको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, जो आपका फियर रहता है हिस्ट्री को अपने दिमाग में लेकर के, वो आज के बाद नहीं रहेगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, मेरी वीडियो को 1 से 2 बार देखना है और आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें याद होती जाएंगी। दिल्ली पुलिस का कोई भी जीएस का एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी क्लास। बाद में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, पहले एक बार क्लास को देखिए। ठीक है, चलते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, तो बेटा हमारा है सब्जेक्ट, पहले मैं बताऊंगा आपको इतिहास। इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहास। ठीक है, ये थोड़ा कम। इतिहास। ठीक है, तो बेटा इतिहास को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, नंबर 1, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। बेटा प्राग ऐतिहासिक काल किस काल को कहते हैं, आपको पता होगा। नहीं पता तो मैं बताता हूं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल या ऐसा टाइम पीरियड जिसमें मानव ना तो लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था, टोटल डिपेंडेंट था पत्थर के ऊपर। इसको बोलते हैं हम प्रो स्टोन हेज या प्रो हिस्टोरिक टाइम पीरियड। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं, तो मैं बाइलैंग्वेज आपको बताऊंगा। ठीक है, जो टफ वर्ड है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब समझ में आ गया, ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में मनुष्य ना तो लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं बेटा प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आता है बेटा आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल। बेटा आद ऐतिहासिक काल ऐसा टाइम पीरियड जिसमें मनुष्य द्वारा कुछ लिखा तो गया है, मनुष्य द्वारा कुछ लिखा तो गया है, परंतु हम आज तक पढ़ नहीं पाए। मनुष्य द्वारा कुछ लिखा तो गया है लेकिन आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए, तो ऐसे टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं बेटा, आद ऐतिहासिक काल। अब आता है बेटा तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या आता है, जिसमें मनुष्य द्वारा कुछ ना कुछ लिखा तो गया है, कुछ ना कुछ लिखा तो गया है और उसको हम पढ़ भी पा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पीरियड को बोलते हैं बेटा ऐतिहासिक काल। ठीक है, उम्मीद है तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया है। नंबर 1 पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं फिर भी आपको आगे थोड़ा, इसमें एक एक लाइन बता देता हूं जो एग्जाम के पर्पज से आपके लिए इंपोर्टेंट है। नंबर 1, इसको बोलते हैं पुरापाषाण काल। ठीक है, 3 भागों में बांटेंगे। दूसरा आता है बेटा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। ठीक है, और तीसरा आता है बेटा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। ठीक है, कृषि का और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल में अग्नि के बारे में मनुष्य जानता था, परंतु अग्नि पर नियंत्रण नहीं जानता था। तो अग्नि पर नियंत्रण जानना कब सीखा, तो नवपाषाण काल में। उम्मीद है आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। नंबर 1, फिर से दिमाग दौड़ाओ। पुरापाषाण काल में पत्थरों पर डिपेंडेंट था। पत्थर कैसे थे, सारे बेडौल, बेढंगे, मोटे, नुकीले नहीं थे। ठीक है, वो एक मनुष्य यायावर जीवन जीता था, यानी खाना बदोश जीवन जीता था। जैसे आज यहाँ कल वहां शिकार कर लिया और जो मिल गया उसको कच्चे मांस को खा लेता, क्योंकि पकाना जानता नहीं था। मध्य पाषाण काल में आग की तो खोज हो गई थी, आग को जानता था मनुष्य, लेकिन आग पर नियंत्रण करना नहीं सीखा था कि आग को कैसे बुझाना है, क्या करना है। वो कहा नवपाषाण काल में सीखा। कृषि करना और कृषि करने का और पहिए का आविष्कार दोनों नवपाषाण काल में आया। ठीक है, तो ये हमारा प्राग ऐतिहासिक काल से रिलेटेड है। अब आते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में बेटा आपने एक चीज देखी होगी, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सुना होगा, आद्य ऐतिहासिक, ये इसी का पार्ट है क्या, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, या इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। भारत के संदर्भ में बता रहा हूं मैं।
विश्व के संदर्भ में नहीं, विश्व के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो और इसके समकालीन सभ्यता थी, जैसे मिस्र की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो ऐसी सभ्यताएं और भी थी। ठीक है, इसके बारे में आप सीधा समझ लो कि लिखा तो गया है इस टाइम पीरियड पर इन सभी सभ्यताओं में, चाहे वो मिस्र की सभ्यता रही हो या फिर आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो या फिर हमारी हड़प्पा सभ्यता रही हो, लिखा गया है, लेकिन हम आज तक पढ़ नहीं पाए। इसीलिए हम इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर चलते हैं, अब इसको हम और किस किस नाम से जानते हैं? इसको हम और किस किस नाम से जानते हैं? तो बेटा इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑल्सो सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं हम। आपने सुना होगा सरस्वती सभ्यता। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम है। अब हड़प्पा सभ्यता किसने नाम दिया? जॉन मार्शल ने दिया। कई बार पूछा जाता है कि इसको हड़प्पा सभ्यता किसने नाम दिया? तो जॉन मार्शल ने दिया था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता दोनों बोथ नाम जॉन मार्शल ने दिए थे 1924 में। ठीक है, चलिए आगे हम बताएंगे वो। तो इसके हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में मैं कुछ फैक्ट लेकर के चलता हूँ कि ये पहली बार कहाँ, किसको पता चला, कैसे बताया, इसकी खोज किसने की थी। तो थोड़ा थोड़ा बेसिक पूछ लेता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि डीप पूछ लेता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में हालांकि इतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको कोई डाउट ना रह जाए, कल को आप क्वेश्चन में फंस ना जाओ, इसलिए मैं आपको थोड़ा इसकी गहराई में जाकर के बताऊंगा। देखिए, एक है पर्सन थे चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन, ठीक है, चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले एक टीले की खोज की, इसको एक टीला बताया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा एक जगह का नाम है और वहां पर एक टीले की खोज की और एक इस टीले को बताया कि ये यहाँ पर ना कोई सिकंदर और पुरस के बीच में जो एक युद्ध लड़ा गया था, ये उसी के अवशेष हैं। ठीक है, ये बात बता दी थी। ये काम था केवल चार्ल्स मेसन का। ये 1826 की बात है बेटा, कभी नहीं पूछा जाएगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको अपने याद रखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये कब की बात थी। इसके बाद में आते हैं बेटा दो बंधु। नंबर एक ब्रेंटन बंधु और दूसरा ब्रेंटन बंधु ही थे वो। एक का नाम था जॉन ब्रेंटन और एक विलियम ब्रेंटन। जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन, ये दोनों क्या थे? कॉन्ट्रैक्टर थे। ये कॉन्ट्रैक्टर थे। तो क्या था कि 1856 में एक रेल लाइन बिछाई जानी थी कराची से मुल्तान तक। कराची से बेटा मुल्तान तक एक रेल लाइन बिछाई जानी थी, तो उसके लिए ईंटों की आवश्यकता थी। तो इसकी ईंटों को ले जाकर के ढो दिया इन दोनों भाइयों ने। अब यहाँ पर नजर पड़ जाती है किसकी? कनिंघम की। तो इसीलिए भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम को। क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या बनेगा? भारतीय पुरातत्व विभाग, पुरातत्व, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, यह भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता किसको कहा जाता है बेटा? कनिंघम को। ठीक है, कनिंघम। ठीक है, याद कर लेना। कभी आप जॉन मार्शल कराओ, जॉन मार्शल ने तो इसको रीडेवलप्ड किया था। ठीक है, जब कौन 1899 में ना कर्जन आया था, लॉर्ड बनकर के, लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल बनकर के यहाँ पर आया, तो उसी ने जो भारतीय पुरातत्व विभाग का जो मुख्यालय है ये बंद पड़ा था काफी पहले से कोलकाता में। हालांकि इसके बहुत ज्यादा डीप की चीजें हैं, बक संकट आएगा वो आएगा, लेकिन वो दिल्ली पुलिस में नहीं पूछे जाते। मैं इतना गहराई में नहीं जाकर के बताना चाहता, मोटा मोटा बताता हूँ। तो फिर मार्शल को नियुक्त कर दिया गया, इसका डीजी बना दिया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग का डीजी किसको बना दिया गया था? मार्शल को, सर जॉन मार्शल को। ठीक है, सर जॉन मार्शल भी आ जाता है कहीं पे ना। ठीक है, इनको इसका डीजी बना दिया गया। अब इनकी ही देखरेख में दो पर्सन थे। कौन? राय बहादुर, दयाराम साहिनी। राय बहादुर, दयाराम साहिनी, दयाराम साहनी। ठीक है, और एक दूसरे थे राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। ठीक है, अब समझना 1921 में इन्होंने तो हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा कहां पर है? रावी नदी के किनारे पर। किस जिले में? पाकिस्तान में पड़ता है अब ये, पाक।
पाकिस्तान पड़ता है। और किस जिले में? साहिवाल जिला, साहिवाल जिला, ठीक है। और आ जाता है फिर उसके बाद में राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदारो, ठीक है, इंग्लिश में बोल देते हैं इसको। ये कहां पर है? सिंधु नदी के किनारे पर, सिंधु नदी के किनारे पर, ठीक है। ये दोनों स्थल कहाँ है फिलहाल? ये दोनों स्थल पाकिस्तान में हैं। ऐसा हुआ था, इसके बंटवारे के बाद में सारे स्थल ज्यादातर वहीं पर चले गए थे। उसके बाद में भारत में खोज की गई थी। फिर कालीबंगा को खोजा गया आजादी के बाद में। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, उनको खोजा गया। बनावली है, गुजरात के लोथल, धौलावीरा और बहुत सारे हैं। मैं एक एक करके सबको बता दूंगा, जिनसे रिलेटेड आपको फैक्ट पूछेंगे जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो समझ में आ गया ना? इतना उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और मेन इंपोर्टेंट। इसको हम हड़प्पा सभ्यता को इतना ज्यादा क्यों करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्यों हाईलाइटेड है? नंबर एक तो ये विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। नगरीय सभ्यता जो मानी जाती है, हालांकि नगरीय और ग्रामीण मेसोपोटामिया भी थी, उसमें दोनों लक्षण थे, वो नगरीय भी थी और ग्रामीण भी थी। लेकिन केवल नगरीय सभ्यता यानी सिटी, वो ये हड़प्पा सभ्यता ही थी, या सिंधु सभ्यता थी, या सरस्वती सभ्यता थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका पहले तो विस्तार देख लें, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, ठीक है। अब इसका विस्तार था कहां से? हम इसको ऐसे बांटेंगे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ 1400 किलोमीटर का विस्तार था, और वेस्ट ईस्ट कितना था? 1600 किलोमीटर का था, ठीक है। अब एक और चीज, नॉर्थ का कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा था, या उत्तरी शहर सबसे ज्यादा नॉर्थ वाला शहर कौन सा था, या कौन सी साइट ऐसी थी? तो आपको बताना है बेटा मांडा, ठीक है। मांडा ये है कहां पर बेटा? चिनाब नदी के किनारे पर। और ये अब फिलहाल में कहां पड़ता है? JNK, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दूसरा ईस्ट में था बेटा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये किस नदी के किनारे पर है? ये है बेटा हिंडन नदी के किनारे पर, ठीक है। हिंडन नदी के किनारे पर है ये। और ये पड़ता कहां पर है? मेरठ में, मेरठ यूपी वाले एरिया में है। अब आते हैं साउथ में था दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद किस प्रवरा नदी के किनारे पर है? ये जो चारों बता रहा हूं ना, ये फैक्ट है, याद कर लेना। ये प्रवरा नदी के किनारे पर, प्रवरा नदी के किनारे पर, फिर से लिखता हूं मैं दोबारा, दैमाबाद किस नदी के किनारे पर है? प्रवरा नदी के किनारे पर। ये कहां पड़ता है बेटा? महाराष्ट्र, MH, भगतराव वाला क्षेत्र, भगतराव वाला क्षेत्र है ना महाराष्ट्र, वहीं पर है। और बेटा पश्चिम में कहाँ है? एक रिवर बहती है इधर से, और एक ये यहाँ पर, ठीक है। इस रिवर के इधर इराक है, ईरान इराक वाला। और ये यहाँ पर दाश्क है, दाश्क नदी जो इसकी सीमा बनाती है, दाश्क नदी, ठीक है। और यहाँ पर एक जगह पड़ती है, कौन सी? सुत कांगेडोर, ठीक, सुत कांगेडोर, कांगेडोर, ठीक है। यहाँ पर पड़ता है दाश्क नदी के किनारे पर सुत कांगेडोर, यानी कि पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान और ईरान इराक वाला बॉर्डर है। एक हाँ इधर और पड़ता है सूरतगई, जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है लाइव, सूरतगई, ये अफगानिस्तान पड़ता है, 1100 किलोमीटर ऐसे उत्तर पश्चिम में, ठीक है। तो इसका विस्तार समझ में आ गया होगा इतना तो, ठीक है। अगर मैं भारत के संदर्भ में कहूं तो इसकी आकृति कैसी है, तो कोई भी पूछे त्रिभुजाकार, इसका विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार, समझाता हूँ कैसे। कई बार चतुर्भुजाकार भी बोल देता है, ऑप्शन देगा त्रिभुजाकार चतुर्भुजाकार कैसा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस ट्रायंगल शेप की है। देखिए ये है भारत, ठीक है। और ये इधर से ऐसे ऐसे ऐसे
अभी का भारत नहीं बना रहा मैं, पहले का, जब हम बंटवारा नहीं हुआ था उससे पहले का, अफगानिस्तान वगैरह भी अपना ही रीजन था। ठीक है, ये तो बाद का, ये म्यांमार वगैरह। तो इधर है क्या हमारा सुतकांगेडोर एस, मैंने ये बना दिया। ऊपर यहाँ पर मांडा, इधर यहाँ पर क्या बना दिया दैमाबाद। ठीक है, और यहाँ पर आलमगीरपुर। अब इनको आपस में मिला दो इन पॉइंटों को, इस तरीके की आकृति थी। ठीक है, समझ में आ गया नहीं? क्लियर है उम्मीद। अब आगे चलते हैं बेटा। अब इसके कुछ प्रमुख प्रमुख स्थल हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, इनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनके इस चीज को चर्चा करने से पहले हम ये चीज चर्चा करें कि ये लोग, इनका रहन सहन कैसा था, है ना, इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, ये किसी देवी देवता को पूजते थे या नहीं पूजते थे, या इनका राजनीतिक जीवन कैसा था, इस चीज के बारे में चर्चा करें। उम्मीद है, मैं सोचता हूं कि पहले आप इसी वीडियो को, इतने को कंटिन्यू आप देखें, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।